हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। आज वाली क्लास में हम इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज की हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो ये रहेगी कि मैं क्वेश्चन जो डिस्प्ले करूंगा पहले आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद उसका आंसर देखेंगे। मतलब जैसे मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करूं आप वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन सॉल्व करना और फिर अनपॉज करके उसका सॉल्यूशन देख लेना। तो आपकी पैरेलल प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट। तो बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन। तो बफर कैपेसिटी जो मैक्सिमम होती है वो उन बफर सॉल्यूशन की होती है जिनमें सॉल्ट और वीक एसिड का रेशियो 1:1 हो या फिर सॉल्ट और वीक बेस का रेशियो 1:1 हो। तो उस केस में बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो बेस्ट एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है उसका पीएच पीकेए के बराबर होता है, क्योंकि लॉग सॉल्ट अपॉन वीक एसिड का की वैल्यू 1 आ जाती है और log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो pH इक्वल्स टू pKa वाले और pOH इक्वल्स टू pKb वाले बफर सॉल्यूशन बेस्ट बफर सॉल्यूशन होते हैं। कहने का मतलब इक्विमोलर वीक एसिड सॉल्ट का या फिर वीक बेस और सॉल्ट का बफर सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द रिएक्शन A plus B gives C plus D. Equilibrium concentration of C equals to D equals to 0.5 m. If we start with 1 mole each of A and B, percentage of A convert into C. If we start with 2 mole of A and 1 mole of B. अब ये कह रहा है बेटा कि जैसे ये एक A plus B C plus D, तो इसमें ये बोल रहा है कि इसका जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो C और D का है 0.5 और 0.5। ये इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। ये वाला इसका कौन सा कंसंट्रेशन है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है C और D का। ठीक है। इफ वी स्टार्ट विथ 1 मोल, यानी ये बोल रहा है कि जब हमने इसको 1 मोल से स्टार्ट किया 1,1,0,0 और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो इसकी वैल्यू भी 0 से बढ़कर 0.5 हो गई, इसकी वैल्यू 0 से बढ़ के 0.5 हो गई। इसका मतलब 1 माइनस एक्स एक्स और एक्स। तो हमको x की वैल्यू 0.5 गिवन है, x की वैल्यू 0.5 गिवन है। तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 0.5 और 1 माइनस 0.5। तो इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा? ए का अमाउंट 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस 0.5 मिलेगा, यानी 0.5 मिलेगा। ठीक है। तो ये भी 0.5 हो गया, ये भी 0.5 हो गया, ये भी 0.5 हो गया, यानी यहाँ चारों रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट और दोनों प्रोडक्ट स्पीशीज की कंसंट्रेशन 0.5 हो गई। अब अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 की बात करें, ठीक है, या Kc की बात करें, तो Kc क्या हो जाएगा? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 0.5। तो हमारे पास इस इक्वेशन का जो Kc वैल्यू आ गया, जो ये वाला रिएक्शन गिवन है, इसका जो Kc वैल्यू आ गया हमारे पास वो आ गया 1। और Kc हमेशा किसी भी रिएक्शन के लिए गिवन कंडीशन पर, गिवन टेम्परेचर पर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो Kc की वैल्यू चेंज तो होगा ही नहीं। अब ये बोल रहा है कि इसने क्या किया है, इसने यहां पर अब B के तो ले लिए 2 मोल, इसके ले लिए 1 मोल और इसके ले लिए 0 और 0। तो डेफिनेटली 2 मोल ले लिए। तो अब पहले हमने किया था 2 माइनस एक्स, तो अभी कर लेते हैं हम 2 माइनस वाई, 1 माइनस वाई और y। ठीक है। अब इस केस के अंदर जो Kc की वैल्यू आ जाएगी बेटा, इस केस के अंदर जो Kc की वैल्यू आ जाएगी, Kc क्या आ जाएगा? Kc आ जाएगा y इंटू वाई। तो न्यूमरेटर में तो y स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 माइनस वाई और 1 माइनस वाई, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब Kc की वैल्यू 1 है हमारे पास। Kc की वैल्यू कितनी गिवन है? 1। इस Kc की वैल्यू 1 है तो ये Kc की वैल्यू 1 रख दी, यानी y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई 1 माइनस वाई किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। या यूं बोलूं मैं, Kc की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली है? Kc की वैल्यू 1 निकाल ली। तो इस Kc की जगह मैंने क्या रख दिया? 1 रख दिया। तो मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई। अब मैं इसको
इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, जो आप सोल्व कर लेना बेटा। अब क्वेश्चन हमारे से ये पूछा हुआ है फ्रैक्शन ऑफ ए। क्वेश्चन क्या है? फ्रैक्शन ऑफ ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो हमने तो कितना लिया है? y डिवाइड बाय 2। फ्रैक्शन का मतलब कितना रिएक्ट कर गया और तो y रिएक्ट कर गया। कितना लिया था? 2 में से y रिएक्ट कर गया, तो y डिवाइड बाय 2। y की वैल्यू कितनी है? 2/3। तो यहां y की वैल्यू मैंने रख दी बेटा। तो y की वैल्यू हमारे पास है, ये तो y की वैल्यू रखी है मैंने। अब इसमें 2 से 2 का कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 1/3। 1/3 तो अब 1/3 का मतलब हो गया 0.33। 0.33 को परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 33.33%, यानी इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर डी हो गया। चलो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, स्टार्ट। यस अब इसमें ये दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में कि I2 माइनस गिव्स I3 माइनस। ठीक, I माइनस को तो आयोडाइड आयन बोलते हैं, आयोडाइड IDE, और इसको आयोडेट बोलते हैं, आयोडेट। तो I3 माइनस इज आयोडेट आयन। ये दिस रिएक्शन इज सेट अप इन एक्वस मीडियम। वी स्टार्ट विद 1 मोल ऑफ I2 एंड 0.5 मोल ऑफ I माइनस। अब ये बोल रहा है कि हमने स्टार्ट किया है, इसका तो 1 मोल लिया है और इसका लिया है हमने 0.5 मोल, इनिशियली 0, यानी T इक्वल्स टू 0। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, और जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता है तब हम क्या लेते हैं? 1.5, ये तो इनिशियल हो गया और ये 0 हो गया बेटा। अब ये बोल रहा है कि जब हम अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे एस्टेब्लिश हो गई, कुछ देर बाद इसी सॉल्यूशन के अंदर, यानी इसका ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर एक्सेस ऑफ AgNO3 डाला गया है। AgNO3 मतलब ये होता है Ag प्लस और NO3 माइनस, और आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है, AgI बन रहा है, और AgI के जो मोल्स बन रहे हैं वो 0.25 बन रहे हैं। AgI का जो येलो प्रेसिपिटेट आ रहा है, AgI का जो येलो प्रेसिपिटेट आ रहा है, ठीक है, वो 0.25 है। तो ये क्लियर हो गया कि ये आयोडाइड आयन जो बचा हुआ आयोडाइड आयन है, अनरिएक्टेड आयोडाइड आयन है, जो I2 से रिएक्ट नहीं कर पाया है, इक्विलिब्रियम पर है रिएक्शन, तो इसका वैल्यू ये इससे रिएक्ट करके ये बना रहा है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो अनरिएक्टेड आयोडाइड है वो है 0.25। यहाँ इक्विलिब्रियम पर जो I माइनस है, इक्विलिब्रियम पर जो हमारे पास आयोडाइड है, आयन है, वो है 0.25। तो ये क्लियर हो गया कि अगर आयोडाइड 0.25 है तो ये इसकी वैल्यू भी 0.25 होगी, क्योंकि अगर ये X है तो ये X है, अगर ये Y है तो ये Y है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है ये तो रिमेनिंग हो गया बेटा, ये रिमेनिंग हो गया। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग में 1 लिया और ये 0.25 है, तो 0.25 में से 0.5 में से 0.25 रिएक्ट कर गया और 0.25 रिमेनिंग रह गया। ठीक है, क्योंकि इसने क्लियर कहा है कि AgI 0.25 बन रहा है, मतलब आयोडाइड 0.25 रिमेनिंग है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि 0.5 में से 0.25 तो रिएक्ट करके 0.25 I3 माइनस बन गया और ये रिमेनिंग रह गया। तो यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं, मैं इसको वापस री एक्सप्लेन कर देता हूं। ये लिया 1, ये लिया 0.5, ये लिया 0। अब इसमें से कितना रिएक्ट कर गया? 0.25 रिएक्ट कर गया, और इसमें से भी 0.25 रिएक्ट कर गया और ये 0.25 बन गया। तो इक्विलिब्रियम पर जो सिचुएशन रहेगी, इक्विलिब्रियम पर जो सिचुएशन रहेगी वो क्या रहेगी? तो 1 माइनस 0.25 यानी 0.75 तो I2 रह जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.25। तो ये 0.25 ये आ गया,
और 0.25 ये आ गया। तो इन तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई और ये सिचुएशन है एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम इन वैल्यूज को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के में डाल दें, केसी में डाल दें, तो I3 की वैल्यू कितनी है न्यूमरेटर में I3 और ये 0.75 इंटू 0.25, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 100/75 मतलब 4/3। 4/3 का मतलब हो गया 1.33। ए आंसर इसका सही हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, स्टार्ट करिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल डेंसिटी वर्सेस ऑब्जर्व डेंसिटी। थ्योरेटिकल डेंसिटी का मतलब होता है जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, केमिकल रिएक्शन कोई भी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, जब वो इनिशियल है तो उस समय उसकी जो डेंसिटी है उसको थ्योरेटिकल डेंसिटी बोलते हैं, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी बोलते हैं। और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाती है तो उस समय जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो डेंसिटी होता है उसको ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी बोलते हैं। और तो ये हो गया थ्योरेटिकल डेंसिटी मतलब इनिशियल डेंसिटी, और ये ऑब्जर्व डेंसिटी व्हेन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो स्मॉल डी इक्विलिब्रियम मिक्सचर की जो डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी है, वो है। और मैंने आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता रखा है कि थ्योरेटिकल डेंसिटी अपॉन ऑब्जर्व डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। टोटल टीएम मतलब टोटल मोल, ये स्पेस कम है इसलिए टीएम लिख दिया, टोटल मोल है उसका मतलब यहां पर। अब हमारे पास जो रिएक्शन है बेटा, हमारे पास रिएक्शन है PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2। तो अब यहां पर क्या हो गया, PCl5 स्टार्टिंग में 1 लिया, 0 0 इनिशियली, तो इनिशियली ये हो गया। और इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स एक्स एक्स, ये हो गया एट इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम, तो अब मैं निकाल लूं टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, तो वो आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स। क्या आ गया, तो मैं इसका मतलब मेरे पास टोटल मोल कितने आ जाएंगे 1 प्लस एक्स, यानी इन सबको जोड़ दिया मैंने, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो मेरे पास 1 प्लस एक्स आ गया। तो अब यहां पर तो हमारे पास यहां पर तो dt अपॉन डी, इनिशियली तो dt अपॉन डी की वैल्यू कितनी है, इनिशियली तो d कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू 1 है। और इक्विलिब्रियम पर क्या आ जाएगा, ये तो इनिशियली है बेटा, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल्स टू 1, कब, इनिशियली, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये वाली सिचुएशन है। और इक्विलिब्रियम पर कितना आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ, अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो 1 प्लस एक्स बढ़ता जाएगा। तो अगर ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डी बाय स्मॉल डी की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी इस रेशो का वैल्यू भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है थ्योरेटिकल डेंसिटी अपॉन ऑब्जर्व डेंसिटी का वैल्यू रेस करेगी और उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। अब हम ग्राफ को देख लेते हैं। अब ग्राफ में सी चॉइस तो वैसे ही गलत हो गई क्योंकि यहां पर ये वैल्यू 0 है, तो इनिशियली कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू तो कितनी है 1 है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर वैल्यू 0 है, तो जो रेड डॉट है ये नहीं, ये जो ब्लू डॉट्स है यहां पर कहीं कैपिटल डी और स्मॉल डी की इनिशियल वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो एक्सप्लेनेशन इस ग्राफ से क्लियर हो रहा है। आप देख लो यहां पर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू इस डी बाय डी वाली लाइन पर यहां नहीं लेके, इनिशियल नहीं लेके यहां लिया हुआ। इसका मतलब यहां पर जो ये रोड, यहां पर जो मैंने यहां ब्लैक डॉट लगा दिया, ये ब्लैक डॉट लगा दिया, इस ब्लैक डॉट पर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब जैसे जैसे PCl5 डिसोसिएट होता जाएगा तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी।
तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू x के साथ बढ़ेगी। इसलिए ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, वो एक्सप्लेनेशन इस ग्राफ के लिए ही सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहां पर डी आंसर सही हो जाएगा। चलो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो Q की वैल्यू गिवन है, तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या आ गया, और जल्दबाजी में A और B में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर यहां आंसर ना A है ना B है। देखो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम पर डेल्टा G की वैल्यू, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा G की वैल्यू 0 होती है, लेकिन यहां हमको Q की वैल्यू दे रखी है, K की वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है। और डेल्टा G इक्वल्स टू, तो यहां पर ये नहीं पूछा है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, यहां पर तो उसने क्या कहा है, जब Q की वैल्यू 1 है तो डेल्टा G, तब उस केस के अंदर इन चारों चॉइस में से कौन सी चॉइस सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सिंपल है लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका देखो ये फॉर्मूला है जो हम थर्मोडायनेमिक्स से देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर इसने क्यू, हमारे को यहां पर जो वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू कितनी ले रखी है इसने, Q की वैल्यू 1 ले रखी है, और log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर डेल्टा G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा G इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT और इनटू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, और अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू भी क्या आ गई 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, ठीक है। यानी जब किसी रिएक्शन में रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू 1 होगी, उस केस में डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। 6 क्वेश्चन देखो, आप रीड करो, इसको क्वेश्चन रीड करो, सॉल्व करो आप। यस, फॉर्मिक एसिड एंड CH3COOH सॉल्यूशन है इक्वल पीएच, यानी ये बोल रहा है कि दोनों का पीएच क्या है, इक्वल पीएच है, pH1 इक्वल्स टू pH2। और इफ K1 अपॉन K2 का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है, K1 अपॉन K2 का रेशियो 4 दे रखा है, तो इनके मोलर कंसंट्रेशन का, तो हमको ये मालूम है कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इनटू कंसंट्रेशन। तो यहां पर क्या हो गया, कुल मिला के ये हुआ कि डेल्टा, जब pH इक्वल है तो दोनों के, जब pH इक्वल है तो दोनों के H प्लस आयन कंसंट्रेशन भी सेम होगी। अब उस केस में K1C1 किसके बराबर हो जाएगा, K2C2 के बराबर हो जाएगा। रूट हटा दूंगा तो K1C1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K2C2। तो यहां पर हमारे पास K1 अपॉन K2 किसके बराबर हो जाएगा, C2 अपॉन C1 के, या फिर हम C1 अपॉन C2 की बात कर लें तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, C1 अपॉन C2 किसके बराबर आ जाएगा, C1 अपॉन C2 आ जाएगा K2 अपॉन K1 के बराबर आ जाएगा। और K2 अपॉन K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4, क्योंकि हमको K1 अपॉन K2 की वैल्यू 4 है, जबकि मेरा यहां आया है K2 अपॉन K1, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25। यानी C1 अपॉन C2 का जो रेशियो है, C1 अपॉन C2 का जो रेशियो है वो आ जाएगा 0.25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, चलो इसको ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को। pH of saturated solution of BOH whole twice 2 is 1.2, sorry 12, hence KSP of BOH whole twice 2। यानी ये बोल रहा है कि हमारे पास बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसका pH 12 है, pH 12 हो गया तो ऑब्वियसली POH कितना हो जाएगा, POH 2 हो जाएगा। POH 2 होने का मतलब हो गया OH माइनस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻², OH माइनस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻²।
तो KSP क्या हो जाएगा? तो हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो ये देखो बेटा, BaOH होल ट्वाइस 2, इसका ये हो गया Ba प्लस 2 और 2OH माइनस N। अब हमारे पास KSP, अगर मैं इसका KSP लिखूं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन में KSP क्या होता है? उसके आयनिक प्रोडक्ट के बराबर होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन में। अब हमारे पास OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻² गिवन है। OH माइनस आयन, तो हमारे पास OH माइनस आयन कितना गिवन है? OH माइनस आयन गिवन है 10⁻⁻² का स्क्वायर। अब ये क्लियर हो गया कि अगर ये S होगा तो ये 2S होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि Ba प्लस 2S, जितने Ba प्लस 2 आयन होंगे उसके डबल OH माइनस आयन होंगे, हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। तो अब हमारे पास ये हो गया कि हमारे पास OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन किसके बराबर है? 2S। OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 2S के बराबर है, ठीक है। और 2S किसके बराबर है? 10⁻⁻²। तो इसका मतलब मेरे पास 2S की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 2S की वैल्यू 10⁻⁻² के बराबर आ रही है। तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10⁻⁻² डिवाइड बाय 2। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटा। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो S की वैल्यू आ जाएगी 5 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर, यानी हमारे पास सॉल्युबिलिटी आ गई। अगर हमारे को क्वेश्चन में खाली सॉल्युबिलिटी पूछता कि सॉल्युबिलिटी क्या है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो अगर आपसे ये सॉल्व, क्योंकि 10⁻⁻² डिवाइड बाय 2 को ऐसे लिखूंगा ना बेटा, 5 × 10⁻⁻3। तो इसका मतलब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो 5 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर है। लेकिन हमको KSP पूछा है, तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा? Ba प्लस 2 की वैल्यू डाल दूंगा 5 × 10⁻³ अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 5 × 10⁻⁻7, मतलब A आंसर सही हो गया। A आंसर सही हो गया। कभी किसी क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो पॉज करके और रिप्ले कर लो, रिमाइंड करके रिप्ले करके वापस देख सकते हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। (1.2 mole of A is kept in a 2-liter flask and heated to a constant temperature T when the following equilibrium is attained। अब ये बोल रहा है कि ये हो जाएगा हमारा 2A gives 2B plus C। At equilibrium the flask contains 0.1 mole of C। 0.1 mole of C, तो 0.1 मोल ऑफ C है बेटा। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। 2A gives 2B plus C। At equilibrium the flask contains 0.1 mole of C। अब the value of equilibrium constant Kc for this reaction, तो यहां देख लो ये 0.1 है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैंने इसका कितना लिया हुआ है, ये तो गिवन ही है बेटा हमारे को 1.2, ये रहा 1.2 मोल A का लिया हुआ है इनिशियली, और इसका 0 हो गया इनिशियली, ठीक है। अब जैसे ये रिएक्शन कर रहा है तो 1 - 2x, क्योंकि 2 मोल ऑफ A है तो 2 मोल ऑफ A 2 मोल ऑफ B दे रहे हैं, तो 2x मोल ऑफ A gives 2x मोल ऑफ B, और x ये देगा, यानी 2 से ये 2 बन रहा है और 2 से ये 1 बन रहा है, तो 2x से ये 2x बनेगा, ये 2x से ये x बनेगा। अब हमारे पास जो x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू क्या गिवन, इसका मतलब हमारे को अब x की वैल्यू क्या गिवन है? x की वैल्यू 0.5 गिवन है। x की वैल्यू क्या गिवन है बेटा? 0.5। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.2। 2x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू 0.1, तो 2x की वैल्यू 0.2। अब यहां पर आ जाएगा 1.2 - 2x 0.2,
तो इक्विलिब्रियम पर जो सिचुएशन बन गई, हमारे पास 2a की तो वैल्यू 1.2 माइनस 0.2 1, 0.2 0.1, ये सिचुएशन हमारे कहां पर आ गई? ये हमारी सिचुएशन आ गई एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पर सिचुएशन आ गई। और 2 लीटर कंटेनर है, तो 2 लीटर कंटेनर का मतलब ये हो गया कि अब हमारे को 1/2 करना पड़ेगा। 1/2 किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0.5 आ गई। 0.2 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। 0.2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 0.1, और ये 0.1 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.05। तो इक्विलिब्रियम पर ये एक्टिव मास आ गए ए के, बी के और सी के। अब हमारे को क्या है, हमारे को क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है बेटा? क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि के बताना है, किसका बताना है? इस रिएक्शन का बताना है। ये देखो, इस रिएक्शन का के बताना है हमारे को, ठीक है। तो इस रिएक्शन का के बताना है, तो इस केस में क्या आ जाएगा? इस केस में हमारे पास के लिए ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी, ठीक है। यानी रिवर्स रिएक्शन का ही पूछा है तो हम डायरेक्ट ही इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए का स्क्वायर हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन बी का बी की वैल्यू कितनी है? 0.1, तो 0.1 का होल स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है? 0.05। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5 × 10⁻², यानी सी आंसर सही हो जाएगा। अब इस इक्वेशन के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ध्यान से देख लो, कोई डाउट हो तो वापस इसको रिमाइंड करके एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। KSP of a substance XY is 10⁻⁻² moles square liter inverse 2. Molecular mass of the substance is 100. Its solubility would be. तो यहां पर देखो XY है तो यूनिवैलेंट है, यानी X और Y देगा X माइनस और Y माइनस, कुल मिला के S और S। तो ऑब्वियसली यहाँ KSP इक्वल टू S इंटू S स्क्वायर आ जाएगा। तो S इक्वल टू क्या आ जाएगा? √KSP, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे को 10⁻⁻², यानी 0.1 मोल पर लीटर इसकी सॉल्युबिलिटी आ गई। अब मोल क्या होता है? गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो गिवन मास इन ग्राम, ठीक है। तो मास इन ग्राम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मोल इंटू मोलिकुलर मास। सिंपल, मैंने मोल का फॉर्मूला लिखा है बेटा। तो 0.1 है और इंटू 100 है, तो 10 ग्राम पर लीटर आंसर आ गया, यानी यह आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब यहां बोल रहा है कि द precipitate of CaF2 is obtained when equal volume of the following are mixed. यानी A, B, C, D ये चार डिफरेंट, A है 10⁻⁻4 m कैल्शियम प्लस 2 आयन सॉल्यूशन एंड 10⁻⁻4 m फ्लोराइड आयन सॉल्यूशन। अब इन दोनों सॉल्यूशन को हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी यहां पर क्या हो गया, जैसे ये दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन यहां पर हमको कैल्शियम प्लस 2 का दे रखा है और दूसरा सॉल्यूशन फ्लोराइड आयन का दे रखा है। अब ये कह रहा है कि दोनों को आप मिक्स कर दो। जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो मिक्स होने के बाद किस केस के अंदर कैल्शियम फ्लोराइड का ये क्या है? प्रेसिपिटेट ऑफ CaF2। तो किस केस में प्रेसिपिटेट बनेगा? रिजल्टेंट सॉल्यूशन में, यानी इन दोनों दो डिफरेंट सॉल्यूशन जिसमें एक में कैल्शियम प्लस 2 आयन है और दूसरे में फ्लोराइड आयन है। अब इन दोनों डिफरेंट सॉल्यूशन को मैंने मिक्स किया और रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना दिया। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में KF2 का प्रेसिपिटेट आएगा, किस केस में आएगा? तो उसके लिए हमारे को हिंट, उसकी वैल्यू KSP दे रखी है, तो हम KSP की वैल्यू को रिजल्टेंट सॉल्यूशन के आयनिक प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे, ठीक है।
तो सिंपल सा रूल है जो मैं आपको बता चुका हूं। प्रेसिपिटेट कब आता है? प्रेसिपिटेट तब आता है बेटा जब KSP की वैल्यू से ज्यादा हो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू। KSP आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू IP मतलब आयनिक प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा? प्रेसिपिटेट आएगा। प्रेसिपिटेट कम्स, ठीक है, कम्स आउट, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशन हाइपर सैचुरेटेड स्टेट को बताता है। तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं क्लासेस के अंदर। तो KSP की वैल्यू मतलब आयनिक प्रोडक्ट किसी सॉल्यूशन में एक्सीड कर जाए, आयनिक प्रोडक्ट किसी सॉल्यूशन में एक्सीड कर जाए उसकी उसके KSP वैल्यू से, तो उस केस के अंदर वो स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक बार हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे को क्या करना है अल्टीमेटली, किसकी वैल्यू निकालनी है? कैल्शियम +2 और F माइनस होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी वैल्यू फिर इससे कंपेयर करनी है 1.7 इंटू 10⁻⁻10 से KSP की वैल्यू से। तो फर्स्ट वाले केस में 10⁻⁻, फर्स्ट वाले केस में हमने क्या किया है? फर्स्ट वाले केस में हमने 10⁻⁻4 लिया है। लेकिन एक चीज ध्यान दो, जब हम दो इक्वल वॉल्यूम मिक्स करेंगे, दो इक्वल वॉल्यूम मिक्स करके रिजल्टेंट सॉल्यूशन बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम तो दोनों के लिए डबल हो गया। अब यहां कैल्शियम +2 V वॉल्यूम में था और यहाँ F माइनस B V वॉल्यूम में था। अब यहाँ कैल्शियम +2 किस में हो गया? 2V वॉल्यूम में और F माइनस B 2V वॉल्यूम में, तो की टोटल वॉल्यूम ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? जब रिजल्टेंट हम इन दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्स करेंगे तो यहां पर जो कैल्शियम +2 आयन की कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, और यहां पर जो कैल्शियम +2 के आयन की कंसंट्रेशन है वो सेम नहीं रहेगी। यहां के कंपैरिजन में यहां कैल्शियम +2 आयन की कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम डबल हो जाएगा। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? N/V, तो V 2V हो गया। या अगर ये V था तो ये 2V हो गया। तो कंसंट्रेशन हाफ हो गई क्योंकि वॉल्यूम डबल होने से V से 2V वॉल्यूम में आ गया, ये V से 2V वॉल्यूम में आ गया। तो यहां पर दोनों आयंस की कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, यानी यहां कैल्शियम +2 आयन का जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन है और यहां पर जो है, तो यहां पर जो वैल्यू है, यहां पर वैल्यू कितनी ली थी अपन ने? 10⁻⁻4। तो यहां पर कितनी आ जाएगी? 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 2। तो यहां पर हमारे को डिवाइड बाय 2 करना है, स्टूडेंट डिवाइड बाय 2 करना भूल जाते हैं। और इसी तरह से फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻4 है और डिवाइड बाय 2 है। तो पहले तो हम पावर से ही चेक कर लेते हैं, पावर स्क्वायर कर लेते हैं बेटा, ये स्क्वायर। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हम जब इसको चेक कर रहे हैं तो यहां पर जो KSP की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/8 इंटू -12। इसका मतलब A वाले सॉल्यूशन के अंदर ये जो KSP है हमारा, ये KSP और ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो विच वैल्यू इज ग्रेटर? दिस वैल्यू इज ग्रेटर, यानी कि ये वाली वैल्यू ज्यादा है किससे? इससे। और ये तो क्या है? ये तो हो गया मेरा आयनिक प्रोडक्ट। और ये वाली वैल्यू क्या हो गई? ये वाली वैल्यू हो गई मेरी KSP। तो यहां पर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है, यहां पर आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो क्या है? आयनिक प्रोडक्ट कम है, KSP ज्यादा है, यानी सॉल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड है, ठीक है। जब आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो, ये देखो IP ज्यादा हो, ठीक है। अब अपन इसी तरह से अब B को चेक कर लेते हैं। B में यहाँ 10⁻⁻2 है तो यहाँ -2 ले लिया, यहाँ -3 है, यह -3 ले लिया। तो अब इस केस के अंदर ये 1/8 तो रह गई, लेकिन यहाँ -8 हो गया। अब देखो यहाँ -10 है, ये -8 है, तो सिचुएशन ये हो गई। अब सिचुएशन ये हो गई बेटा, यानी ये इस केस में ये आयनिक प्रोडक्ट, इस केस में बी वाले केस में जब हमने इस 10⁻⁻2 m कैल्शियम +2 और 10⁻⁻3 m F माइनस आयन मिला के सोल्यूशन बनाया, तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बना उसकी जो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू आई वो इसके KSP की वैल्यू से ज्यादा है। इसका मतलब सेकंड वाले केस में प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसी तरह से आप C और D को भी कैलकुलेट करोगे
तो सी और डी के अंदर भी आयनिक प्रोडक्ट कम आएगा और केएसपी की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन अटेंड करना था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा हमारे लिए नहीं, सबके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The solubility product KSP of the sparingly soluble salt Ag2CrO4 is 4 into 10 raised to power minus 12. The solubility of the salt is, तो अब ये तो ऑर्डिनरी क्वेश्चन है बेटा। Ag2CrO4 gives 2 Ag plus and CrO4 minus 2। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये 2s हो गया और ये s हो गया, तो यहां KSP की वैल्यू क्या आ जाएगी, Ag प्लस का स्क्वायर एंड क्रोमेट एंड CO4 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2s का स्क्वायर इंटू s, तो KSP आ जाएगा 4s क्यूब, और s की वैल्यू दे रखी है हमारे को 4 इंटू 10 टू पावर, ठीक है। तो अब सॉरी, इसमें तो s KSP की वैल्यू दे रखी है, तो s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, s आ जाएगा KSP अपॉन 4 की पावर 1/3। तो अब इस केस में 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 डिवाइड बाय 4 से 4 कैंसिल हो गया, और इसका 1/3 10 टू पावर माइनस 4। तो इस केस के अंदर जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी। सिंपल कैलकुलेशन है बेटा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन द सिस्टम FeOH whole thrice to solid, तो अब इस केस के अंदर Fe plus 3 and 3OH decreasing the concentration of OH minus ion 1/3 times will cause the equilibrium concentration of Fe3 plus 2 increase time। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो। अब देखो ये बोल रहा है कि जैसे अगर मैं इसका KSP लिखूं तो ऐसे ही लिखूंगा बेटा, Fe plus 3 and OH minus का होल क्यूब, क्योंकि अगर मैं FeOH होल थ्राइस की बात करूं तो क्या है, Fe plus 3 है एंड 3OH माइनस है, 3OH माइनस है। अब यहां पर मैंने ये अज्यूम कर लिया कि Fe plus 3 का कंसंट्रेशन X है और इसका Y है। तो अब मैं इस केस में इसकी वैल्यू क्या रखूंगा, इसकी वैल्यू तो X रखूंगा और इसकी लिखूंगा Y3, यानी इसकी जगह तो मैं X लिखूंगा, इसकी जगह Y लिखूंगा। सोल्व करूंगा तो XY3 आ गया, ठीक है। Y, तो Y is the concentration of OH minus ion and X is the concentration of Fe plus 3। अब क्या है, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि when OH minus ion is reduced, कितना is reduced to Y/3, यानी वो 3 टाइम कम कर दो। इसीलिए मैंने X और Y अलग अलग लिया बेटा, इसकी X वैल्यू मान ली, इसकी Y मान ली। अब ये क्या बोल रहा है कि अब किसको कम कर दो, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, अब इसका मतलब ये तो हो गया सैचुरेटेड कंडीशन में, यानी KSP की वैल्यू हो जाएगी XY3। KSP की वैल्यू तो कांस्टेंट है। अब वापस नए सिरे से हम KSP की वैल्यू निकल रहे हैं। ये देखो बेटा, अब ये बोल रहे हैं कि Fe प्लस, अब KSP की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आएगी, KSP की वैल्यू तो क्लियर है, KSP की वैल्यू हमारे पास आएगी XY3। KSP तो कांस्टेंट है, KSP की वैल्यू तो XY3 से थोड़ी चेंज होगी। अगर KSP की वैल्यू एक कांस्टेंट है तो KSP की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, KSP की वैल्यू हमारे पास आई है बेटा ये, तो ये वाली वैल्यू मैंने यहां लिख दी, ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने यहां लिख दी। अब Fe plus 2 का तो नया कंसंट्रेशन निकालना है, Fe plus 3 का सॉरी, ठीक है, Fe plus 3 का न्यू कंसंट्रेशन तो फाइंड आउट करना ही है, और Fe plus 3 का न्यू कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, Y को क्या करना है, Y/3 करना है।
अगर मैंने y को y/3 कर दिया तो ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब मेरे पास y, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं fe+3। अब इसको सोल्व करना रह गया बेटा, x/y3 इसको इधर ले आऊं तो ये 27 डिवाइड बाय y³। मेरी बात समझ में आ गई? इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना y³/27। तो इसकी जगह तो मैंने लिख दिया y³/27। अब इसको इस तरफ ले आया, अब मैंने इसको खाली लेफ्ट और राइट किया और कुछ नहीं किया है, और फिर y³ से y³ कैंसिल हो गया, तो fe+3 की वैल्यू क्या आ गई, 27x। क्या आ गई बेटा, तो fe+3 को क्या आ गया, अब ये मैथमेटिकल सिंपल 27x। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा इस केस के अंदर कि fe+3 की कंसंट्रेशन 27 टाइम बढ़ जाएगी, 27 आंसर आ जाएगा इसका। मतलब 27x की वैल्यू को 27 से मल्टीप्लाई करो, x तो fe+3 का इनिशियल कंसंट्रेशन लिया था हमने, तो x अब 27x हो जाएगा। तो यहां x नहीं लिखा हुआ है तो 3, 9, 18, 27, तो 27 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी यही है कि दो डिफरेंट सॉल्यूशन मिक्स किए हैं, तो दोनों डिफरेंट सॉल्यूशन, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा और रिजल्टेंट सॉल्यूशन में आयनिक प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे, और आयनिक प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो आपका आंसर इसमें मिल जाएगा। तो इस केस के अंदर आपका आंसर आ जाएगा बी वाला। तो आप इसको सेल्फ सॉल्व करके देखें, ये अभी मैंने कैल्शियम फ्लोराइड वाला क्वेश्चन कराया है, और ये वाला क्वेश्चन अभी आप खुद सॉल्व कर लो, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इसको, ठीक है। 14, 15 ये क्वेश्चन आपको मैं देके जा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। ये मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले जो क्वेश्चन कर रहा हूं, इनको अब आप खाली सॉल्व करते रहो, मैं नेक्स्ट क्लास में इनको सॉल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, पोस्ट करते जाओ, रीड करते जाओ, सॉल्व करके रखो, नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर इसके सॉल्यूशन देखना आप। ये सारे क्वेश्चन आप पॉजिटिवली सॉल्व करके रखना, अच्छे क्वेश्चन है। ट्वेंटी 27 और अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे बेटा। ये सारे क्वेश्चन आपको करके रखने हैं, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसके सॉल्यूशन देखेंगे।